हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए थी वो सब दे दी थी। मैंने आपको उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, ठीक है। और आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको दो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाए थे। मैंने आपको ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी है उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम सामने लिखा हुआ है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या फिर श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। देखें, ये जो आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वाले हो ये आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखाएगा। ये शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बियॉन्ड आपके सिलेबस होती है, बियॉन्ड आपके अप्रोच होती है। हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं अभी इस लेवल पर, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। करीबन 2 लेक्चर में इसको समझाने में आपको लूँगा, हाँ 2 लेक्चर, और उन दोनों लेक्चर को आपको लिंक करके चलना है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन डॉट्स जैसे ही कनेक्ट होंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो पेशेंस रखें। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आसान है, जेई में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं लगातार, अभी रिसेंट ईयर्स में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर से, इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में गिवन भी है। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन एक्चुअली आपको देखो नाम लिखा हुआ है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो हमने सीखा था बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में हमने देखा था कि बोर्स मॉडल ना तो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ना ही डिब्रॉय कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो इन दोनों कंसेप्ट को एक्चुअली कौन फॉलो करता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अब तक का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आप इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वेव मान के चलते हो और आप इलेक्ट्रॉन मिलने के सिर्फ क्या डिफाइन कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल wave nature of electron is considered, ठीक, that is according to de Broglie, and we can only define the probability of finding electrons around the nucleus। इन दोनों, ये है किसके अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। तो इन दोनों प्रिंसिपल के हिसाब से ही इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया है। और जो मेन चीज है वो ये है कि आप न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या मानकर चलते हो, एक वेव मानकर चलते हो। क्या मानकर चलते हो, एक वेव आप उसे मानकर चलोगे, ठीक है। वेव थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, लाइक दिस। तो एक वेव की तरह चलेगा। तो हर वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हो। जैसे इतना आप लोगों ने फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ लिया होगा कि y इक्वल टू लेट से कुछ k sin x है। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो sin x का, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये एक वेव का इक्वेशन है, ये वेव का इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो हर वेव को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वेव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखें, आप यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन वेव को दिखाने के लिए इसका एक मैथमेटिकल फंक्शन यूज करोगे, उसे हम उसका वेव फंक्शन बोलते हैं, वेव फंक्शन, जिसे हम लोग साई से डिनोट करेंगे, साई, PSI। ये वाला साई नहीं है ओपन गगनम स्टाइल वाला, वो PSY था, ये PSI है, इसे हम साई बोलते हैं। ये वेव फंक्शन को, जो आपने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर माना है, उसकी वेव को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जिसे हम उसका वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आपके पास जो इक्वेशन बनता है वो कुछ ऐसा होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी लिख लो या यू लिख लो, जो भी लिखना चाहो,
इंटू साई इज इक्वल्स टू क्या होता है 0। ठीक है, तो ई माइनस यू लिख लो आप, इसे बेटर रहेगा। तो देखें ये जो आपका एक खतरनाक सा इक्वेशन बना, अब देखो आपकी किस्मत ही खराब हो तो आपसे पूछ लेगा, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ये 2 ओ लगते हैं, शायद ये स्वीडिश लैंग्वेज होती है, इसमें ऊपर वो लगते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये एक्चुअली एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करके ही आपको वेव फंक्शन की वैल्यूज मिलती है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, याद बात नहीं रखनी है आपको। ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी completely solved for hydrogen and hydrogen like atoms and partially for other atoms। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो, और बाकी एटम्स के लिए आप इसे क्या करते हो? पार्शियली सॉल्व करते हो। ध्यान से देखिए, टर्म्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि साई यहां पर क्या है, साई जो है वो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। पहली चीज, ठीक है। ई क्या है? अच्छा, इसको आप वेव फंक्शन भी बोल सकते हो, और आप इसे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव भी बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, है ना। जैसे मान लो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वेव है, तो जो साई है वो ये एम्पलीट्यूड के बराबर भी होता है। ये जो चीज है ये साई को डिनोट करती है, इसे आप एम्पलीट्यूड बोलते हो, ठीक है ना। ये भी जो है ये साई के बराबर है, तो साई की इस पॉइंट पर साई की जो वैल्यू आ जाएगी वो इस वेव के एम्पलीट्यूड को दिखाएगी। तो साई का आप वेव फंक्शन भी बोल सकते हो, और आप इस साथ साथ एम्पलीट्यूड भी बोलते हो। ई क्या है? ई जो है, ई ये टोटल एनर्जी है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यू जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो आपके पास खतरनाक सा इक्वेशन बना, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रोडिंगर्स इक्वेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके आपको अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए 1s 2p 2s 3p 3d साई की अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं। उनके थ्रू आप उनके ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हो। तो ग्राफ्स वगैरह आपको सीखने हैं, सिखाता हूं मैं आपको, हर एक चीज धीरे धीरे सिखाऊंगा, बट पहले आप श्रोडिंगर्स इक्वेशन को देखें। हो गया? चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, कुछ और चीजें बताता हूं आपको, तो कंटिन्यू करना है, मुझे अगले पेज पे चलना है। तो ये जो इक्वेशन है, आपको याद है आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं, याद गया, पता ही अब तो क्वांटम नंबर्स। आपको तो ध्यान रखना कि क्वांटम नंबर्स n, l and m are constants of Schrodinger wave equation। कहने का मतलब that is they are derived from it, जब आपके क्वांटम नंबर्स n, l और m होते हैं वो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के कांस्टेंट है। जब आप इसे सॉल्व करते हो तो कुछ कांस्टेंट्स मिलते हैं, वो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एंगुलर क्वांटम नंबर l और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के बराबर होते हैं। वेयरएज अगर आप बात करें, वेयरएज स्पिन क्वांटम नंबर इज थ्योरेटिकल। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो कैसा होता है? थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। n, l और m श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के कांस्टेंट है, और वहां से क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, कुछ और चीजें मैं आपको सिखाता हूं। देखें, आपके पास ना 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
एक तो आपके पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और एक आपके पास होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेट्स आपका जो वेव फंक्शन होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंगुलर पार्ट, एक होता है रेडियल पार्ट। अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे होता है वो। तो आप समझना कि ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कहाँ, चलो यही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर, आप 3D में इमेजिन करना, न्यूक्लियस से किसी आर डिस्टेंस पर इस जगह पर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है आर, तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर, उस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ये लेट से इस एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, चलिए अब आप देखो इस पोजीशन वेक्टर का, ध्यान से सुनना, इस पोजीशन वेक्टर का जो इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा वो होगा x, जो इस एक्सिस पर आएगा वो होगा y, और जो z एक्सिस पर आएगा वो क्या होगा, z होगा ना। तो मैं वो प्रोजेक्शंस ही निकालने वाला हूं बेसिकली। x, y और z जो है वो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इन प्रोजेक्शंस की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बता रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें, मैं क्या करने वाला हूं, हम पहले इस पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं, एक तो y एक्सिस के अलॉन्ग यहां पे, और एक इसका परपेंडिकुलर आएगा, फिजिक्स में आपने सीखा है। तो ध्यान दो, एक जो वेक्टर आएगा वो इस प्लेन में आएगा, ये वाले प्लेन में, ये दो इसके कंपोनेंट्स हैं। देखो ये थीटा एंगल है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और बताओ ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, r sin थीटा। दिख रहा है? तो देखो इस पोजीशन वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो r cos थीटा है। तो यहां पर y जो होगा, y तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और थीटा जो है एंगल को दिखा रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका पोलर कोऑर्डिनेट। तो y को आप कैसे लिख सकते हो, y को आप लिख सकते हो r cos थीटा, लिख सकते हो। तो देखो यहां दो पार्ट है, एक r जो सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, इसे हम बोलेंगे इसका रेडियल पार्ट। क्या बोलेंगे, रेडियल पार्ट। ये क्या है, cos थीटा, देखो ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, इसे हम बोलेंगे इसका एंगुलर पार्ट। क्या बोलेंगे, एंगुलर पार्ट। ऐसे देखो, अब ये जो आपके पास का प्रोजेक्शन आया, इसके आप फिर से दो और प्रोजेक्शन ले सकते हो जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मान लो ये x एक्सिस या z एक्सिस के साथ ये फाई एंगल बना रहा है, देखो इसके फिर से दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x एक्सिस पे, एक z पे। तो जो z पे बनेगा, r sin थीटा का z कंपोनेंट क्या बन जाएगा, r sin थीटा cos फाई, है ना। और बताओ जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, r sin थीटा sin फाई। तो इस तरह से अगर आप यहां पर x की वैल्यू लिखो तो वो बन जाएगी r sin थीटा sin फाई, z की वैल्यू लिखो तो वो भी क्या बन जाएगी, r sin थीटा cos फाई। तो ये जो x, y और z हैं ये सब इनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो sin थीटा sin फाई cos थीटा sin थीटा cos फाई ये सब के सब क्या हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो भी मैंने ये x, y, z तीनों पॉइंट लिखे हैं, इनमें आप देखो ये r वाला जो पार्ट है ये तो क्या कर रहा है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इधर लिख रहा हूं नीचे, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बदलेगी तो r की वैल्यू बदलेगी, अदरवाइज r की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका रेडियल पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है, रेडियल पार्ट, जो सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन यहां है तो चेंज हो जाएगा, यहां पहुंच गया तो चेंज हो जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट ये वाला, ये इसका एंगुलर पार्ट होता है। क्या होता है, एंगुलर पार्ट होता है। तो ये इस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करते हैं।
ये याद वाद नहीं रखना है आपको, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे मैंने इक्वेशन लिखा तो उसके दो पार्ट दिख रहे हैं, एक वो जो सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है, एक वो जो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन एंगल्स। ये जो थीटा और फाई बने हैं इन पर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह आपका जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन साई, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक उसका रेडियल पार्ट होता है और दूसरा उसका एंगुलर पार्ट होता है। रेडियल पार्ट को हम साई आर या फिर आर आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साई आर या फिर आर आर। और जो एंगुलर पार्ट है उसे हम लोग लिखते हैं साई थीटा कॉमा फाई। क्या लिखते हैं? थीटा कॉमा फाई, जो एंगल थे थीटा और फाई। तो आप खुद देख सकते हो कि ये जो इस वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, जबकि ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन दैट इज थीटा एंड फाई, एंगल्स फ्रॉम एक्सिस। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये जो है इट डिपेंड्स ऑन एन एंड एल। रेडियल पार्ट जो है, वेव फंक्शन का जो रेडियल पार्ट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। वहीं एंगुलर पार्ट जो है वो डिपेंड करता है ऑन एल एंड एम। तो इस तरह से वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेडियल पार्ट और एक, ये सब याद नहीं रखना, नहीं, हाँ ये तो रखना, ये नहीं रखना, ये समझना है सिर्फ कि कैसे मैंने दो पार्ट बनाए, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो ऐसे ही हर, ये भी एक वेव फंक्शन है, देखो आर कॉस थीटा का एक वेव के साथ ग्राफ बनेगा। तो हर वेव फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट होता है और एक एंगुलर पार्ट होता है। रेडियल पार्ट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है एन और एल पर, एंगुलर पार्ट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है एंगल्स फ्रॉम एक्सिस, और वो डिपेंड करता है एल और एम पर। बात समझ में आ रही है? कॉपी करें, फिर चलते हैं थोड़ा और आगे। चलिए अब देखें, मैं आपको एक और नई चीज सिखाने वाला हूं। जैसे मैं बता चुका हूं फंडामेंटल्स में आपको, इन्हें हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, नोड्स। नोड्स क्या होता है? नोड्स आर रीजन इन स्पेस where no electron will be found. That means वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अभी तो आप मुझ पर भरोसा रखें और ये लिखें कि नोड के ऊपर क्या होता है, एट नोड वेव फंक्शन की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है वो आप थोड़ी देर के अंदर देख लोगे। ठीक है, तो नोड एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, नोड के ऊपर आप वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? जीरो। तो अभी भी आपने देखा कि आपके वेव फंक्शन के दो पार्ट थे, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। तो इसी वजह से आपके पास दो तरह के नोड बनते हैं। तो अगर आप नोड्स की बात करो तो जो टोटल नोड्स होते हैं, है ना, उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक आपके पास होते हैं रेडियल नोड्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके एंगुलर नोड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी कुछ आपको करना है वो यहीं से सीखना है, मतलब इसी को यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है, टोटल नोड्स, वो होता है n-1। n उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंगुलर नोड्स l के बराबर होते हैं। जो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला बनता है वो होता है टोटल माइनस दिस, मतलब n-l-1। तो सबसे पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। एक ऑर्बिटल को देखते ही आपको उसमें नोड्स निकालने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास लेट्स से 2s ऑर्बिटल है, तो देखो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसके अंदर कोई एंगुलर नोड नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ कौन से नोड होते हैं? रेडियल नोड। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला हो गया n-l-1। तो देखो 2 - 0 - 1 एक रेडियल नोड है।
अगर आपके पास 3s है तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 है, s ऑर्बिटल में एक भी एंगुलर नोड नहीं होता है। तो देखिए 3s ऑर्बिटल में अगर आप रेडियल नोड निकालें तो वो कितना आ जाएगा 3 - 0 - 1, दैट इज 2 रेडियल नोड होंगे। मान लो आपके पास कोई p ऑर्बिटल, लेट्स से 2p है, तो 2p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 है। l के लिए उनका मतलब क्या है, यहाँ पर एक एंगुलर नोड है, एक एंगुलर नोड है। तो आपको मैं p ऑर्बिटल की शेप सिखा चुका हूं, आप याद करो। से मान लो मैं आपसे px ऑर्बिटल की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और लेट्स से ये x एक्सिस है, तो px ऑर्बिटल ऐसा होगा। तो मैंने आपको बताया था ये जो yz है ये इसके लिए नोडल प्लेन की तरह काम करता है। एक्चुअली जो नोडल प्लेन है यही क्या होता है, आपका एंगुलर नोड होता है। ये सब मैंने आपको सिखाया फंडामेंटल्स के अंदर, बेसिक्स के अंदर आपको हर एक चीज मैंने ये सिखाई है, ठीक है। चलिए, तो एक एंगुलर नोड है, अगर आप रेडियल नोड निकालो तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, n - l - 1 0। अब बस मैं आपसे रेडियल नोड्स की बात करूंगा, वही अपने काम में आएंगे। 2p, जैसे मान लो आपके पास 5p है, तो 5p में अगर आप रेडियल नोड निकालो तो कितना आएगा, 5 - n - l - 1, कितने आ गए, 3 रेडियल नोड्स होंगे। मान लो आपके पास 4d है, अगर आप इसमें रेडियल नोड निकालो तो n - d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, -1, इसके अंदर एक रेडियल नोड होगा, ठीक है। तो किसी भी गिवन ऑर्बिटल में आपको रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स निकालने आने चाहिए। एंगुलर नोड्स l के बराबर होता है, जबकि रेडियल नोड्स n - l - 1 के बराबर होता है। अब एक बार आपने रेडियल नोड्स निकालना सीख लिया तो अब हम चल सकते हैं ग्राफ्स की तरफ। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ग्राफ्स, अलग अलग 3 तरह के ग्राफ आपको यहाँ पर बनाने होते हैं, ठीक है। ये कॉपी हो गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम बना रहे हैं सबसे पहले ग्राफ्स ऑफ वेव फंक्शन साई वर्सेस आर। जैसे मैंने आपको बताया, जो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, हर एक ऑर्बिटल के लिए एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल फंक्शन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बताऊं, याद नहीं रखना आपको ना। फॉर एग्जांपल साई की वैल्यू 1s ऑर्बिटल के लिए कुछ ऐसी बनती है, z/a0 की पावर 3/2 इंटू e⁻⁻zr/na0, कुछ इस तरह से। यहाँ पर a0 वही आपकी बोहर रेडियस है, ठीक है। z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन होगा तो 1 और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो भी होगा। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, r जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली हम r के रेस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं तो हम सिर्फ रेडियल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे, जैसे इसका ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ऐसे ही 2s का एक अलग फंक्शन होगा, 3s का होगा, 2p का, 3p का, 4p का, 3d का, 4d, हर एक ऑर्बिटल के लिए एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अगर आप r की वैल्यू बदलते जाओगे तो देखो साई की वैल्यू बदलती जाएगी, तो इनके बीच में एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ ही हम बनाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें, एक छोटी सी चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि फॉर s ऑर्बिटल्स the graph of psi r versus r will not start from origin, as psi r है ना, वो रेडियल पार्ट की वैल्यू इज नॉन जीरो एट r इज इक्वल्स टू 0। आप देखो यहाँ r के लिए 0 पुट करो, साई 1s एट r इज इक्वल्स टू 0, तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, z/a0 की पावर 3/2। देखो r 0 पुट करो, e की पावर 0 कितना होता है 1, तो इस साई की वैल्यू आ जाएगी, आएगी ना। तो इस पर आप ध्यान दें, s ऑर्बिटल के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, लेकिन अगर आप बाकी किसी ऑर्बिटल के लिए बनाओगे, for any other orbital graph will start from origin।
अदर कौन कौन से, पी डी एफ, उनके लिए क्या, जैसे मान लो मैं आपके सामने साई 2p लिखूं, तो साई 2p का फंक्शन बनता है सब कुछ z अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 इंटू आर की पावर 1 इंटू ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नॉट। अब देखो जैसे आप r को 0 पुट करोगे पूरा का पूरा वेव फंक्शन ही क्या हो जाएगा, 0। सो एट r इक्वल टू 0 साई 2p की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। ऐसे ही 3d 4f सभी ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस पे यानी r इक्वल टू 0 पर साई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये सब इंफॉर्मेशन है, राइट, याद नहीं रखना, ये सब अभी आपको अपने आप याद हो जाएगी। आप बनाओगे ग्राफ, समझते जाओ, बस मैं जो बोलता रहा हूँ अच्छे से सुनते जाओ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, एस ऑर्बिटल का ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, लेकिन बाकी ऑर्बिटल्स का ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे सीखनी है, दैट इज द ग्राफ विल कट एक्सिस at radial nodes। मैंने आपको बताया नोड जब बनता है, नोड के ऊपर साई की वैल्यू 0 हो जाती है। जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऑर्बिटल में जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार वो ग्राफ क्या करेगा, एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, जितने रेडियल नोड्स होंगे। अब ये 3 पॉइंट आपने समझ लिए, रख लिए, इनके बेसिस पर आप ग्राफ बना सकते हो। तो आप शुरू करते हैं, देखें ग्राफ बनाना। अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए ग्राफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं बिटवीन साई आर वर्सेस आर, साई आर वर्सेस आर। तो देखो ये बना रहा हूं मैं 1s ऑर्बिटल के लिए। मैंने आपको बताया s ऑर्बिटल का ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। तो अब ग्राफ कैसे बनाना है, बहुत आसान है। आप इसके अंदर रेडियल नोड्स निकालो, तो बताओ रेडियल नोड्स कितने आएंगे, n माइनस l माइनस 1 0। इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है, तो इसका ग्राफ एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा। मैंने आपसे क्या बोला, जितने रेडियल नोड होंगे ग्राफ एक्सिस को उतनी ही बार कट करेगा। तो यहां पर ग्राफ एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगा, मतलब 1s ऑर्बिटल का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ एक्सिस को कट नहीं करेगा। नहीं समझ में, थोड़ा थोड़ा अभी आएगा और अच्छे से आएगा। चलो अब अच्छे से कैसे आएगा, मैं आपके सामने दूसरा ग्राफ बनाता हूं। अब हम ग्राफ बनाते हैं वही साई आर, ध्यान देना मैं साई आर भी लिख सकता हूं, आर आर भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज मत होना, वर्सेस आर। अब हम बना रहे हैं 2s ऑर्बिटल के लिए। तो देखो 2s ऑर्बिटल के लिए अगर आप रेडियल नोड निकालोगे तो फॉर्मूला बनेगा n माइनस l माइनस 1। देखो आपको एक रेडियल नोड मिलेगा, कितना मिलेगा, एक रेडियल नोड। बताओ एक रेडियल नोड मिला तो ग्राफ एक्सिस को एक बार कट करेगा। तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसे एक्सिस को एक बार कट करेगा। तो ये जो एक बार कट किया वो आपके एक रेडियल नोड को दिखा रहा है। अब आ गया ना समझ में, हाँ। अब रेडियल नोड काउंट करते चलो और ग्राफ बनाते चलो, बस कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अब देखो आपको सब कुछ समझ में आ गया। इतनी देर से वो जो गीत गा रहा था 3s ऑर्बिटल, इसमें आएंगे 2 रेडियल नोड। बताओ ग्राफ एक्सिस को 2 बार कट करेगा, कुछ इस तरह से। समझ रहे मेरी बात, देखो ये प्लस साइन, ये माइनस चला गया, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये यहाँ पॉजिटिव है। तो इस तरह से वेव फंक्शन अपना साइन बदलता है। तो साइन हमेशा नोड के अबाउट ही बदलेगा, क्योंकि देखो इससे पहले इलेक्ट्रॉन मिलने के कुछ चांसेस थे, इसके बाद यहाँ 0 हुए, फिर क्या होगा, वेव फंक्शन का साइन बदल जाएगा। चांसेस की बात अभी करेंगे, बट आप ध्यान रखना ये यहाँ वेव फंक्शन का साइन होता है। आपको याद होगा मैंने आपको फंडामेंटल्स में भी सिखाया था, जैसे p ऑर्बिटल हम बनाते थे तो p ऑर्बिटल पे प्लस और माइनस साइन होता था, है ना। डी ऑर्बिटल जो हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस साइन होते हैं। हम बॉन्डिंग के अंदर भी इसको यूज करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था बॉन्डिंग में कि इनके ऊपर चार्ज नहीं होते हैं, ये वेव फंक्शन का साइन होता है। तो आप बॉन्डिंग में इस चीज को यूज करोगे, वहां जब हम प्लस माइनस माइनस प्लस लिखते हैं तो उनका चार्ज नहीं होते हैं, वो इस वेव फंक्शन का क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलते हैं, तो एस ऑर्बिटल थे। दूसरे ऑर्बिटल की बात करें, है ना, 4s होगा तो 3 बार कट करेगा, 5s होगा तो 4 बार कट करेगा। चलिए अब अगर आपके पास बाकी ऑर्बिटल्स हैं, तो जैसा आपने देखा कि बाकी ऑर्बिटल्स के लिए आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होगा। तो देखो अब मैं कंबाइन ग्राफ बनाऊंगा साई आर, आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। साई आर वर्सेस आर, मान लो आपके पास 2p है या 3d है, आप फॉर्मूला लगा के देखो, इनमें 0 रेडियल नोड आएंगे, 0। तो इनके ग्राफ ओरिजिन से शुरू होंगे और उसको कट नहीं करेगा, लाइक दिस।
ठीक है, आगे बढ़ो। साई आर वर्सेस, मान लो 3p है 4d है, ठीक है। अच्छा यहाँ 2p 3d 4f तीनों आ जाएंगे, तीनों में ही रेडियल नोड 0 फॉर्मूला लगा। देखो n माइनस l माइनस 1, f के लिए l के लिए 3 होती है, 4 माइनस 3 माइनस 1 0, 3p 4d 5f। हाँ, अब इन सब में एक रेडियल नोड आएगा, तो देखो इनका ग्राफ एक्सिस को एक बार कट करेगा लाइक दिस, तो ये एक रेडियल नोड है। कलर चेंज नहीं कैसे बना दिया है, ऐसे देखो आपके पास साई आर वर्सेस आर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, 3p 4d हो गया, अब आएगा आपके पास 4p 5d और 6f। इन सब के लिए आप देखोगे आपको दो रेडियल नोड मिलेंगे, तो दो रेडियल नोड मिलेंगे तो यहां पर ग्राफ एक्सिस को दो बार कट करेगा लाइक दिस, एक रेडियल नोड ये दूसरा। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए साई आर वर्सेस आर का ग्राफ बना सकते हो। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने रेडियल नोड हैं, जितने रेडियल नोड है ग्राफ एक्सिस को उतनी ही बार कट करेगा। एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, लेकिन बाकी सब के लिए ओरिजिन से शुरू होगा। कॉपी करें। चलिए अब चलते हैं आगे और बनाते हैं। देखिए सेकंड टाइप के ग्राफ, अभी आपने जो ग्राफ बनाया था वो था साई वर्सेस आर का, ठीक है। अब देखो ये जो आपका टर्म था ना साई, साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, वो सिर्फ वेव फंक्शन है और आपने उसके ग्राफ बना लिए। अब हम बात कर रहे हैं साई स्क्वायर की, तो ये जो साई स्क्वायर आर वाला टर्म है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको क्या बताती है? इट टेल्स अबाउट, it gives the probability of finding electrons at a distance r from न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस, देखो टर्म्स का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब जेई में अगर मैं स्पेसिफिकली एडवांस की बात करूं तो ऐसे नहीं होता कि आपने फॉर्मूले याद कर ली, नहीं, आपको टर्म का मतलब बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। आप ग्राफ बना लोगे ठीक है, पर आपको टर्म का मतलब ही नहीं पता तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा? साई स्क्वायर आर। न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कौन बताता है? साई स्क्वायर आर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। अब देखो हम ग्राफ बनाएंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर के। तो इतनी मैथ्स आप लोगों ने सीखी हुई है कि देखो ये साई वर्सेस आर का ग्राफ है। अगर मैं साई स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो देखो साई की वैल्यू अगर +2 या -2 है, दोनों ही केसेस में साई स्क्वायर 4 के इक्वल आएगा। तो साई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये जो ग्राफ है इसके नेगेटिव पार्ट को बस आपको पॉजिटिव करना होता है। क्या करना होता है? नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव करना होता है। तो आप देखो जब आप साई स्क्वायर आर का ग्राफ बनाओगे, इसके ग्राफ के दौरान आपको चीज ध्यान रखनी है कि द ग्राफ will touch r axis at node। तो जो ग्राफ अभी तक कट कर रहे थे वो ग्राफ अब सिर्फ क्या करेंगे? टच करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला ग्राफ हम बनाते हैं वही वापस से s ऑर्बिटल के लिए। तो देखो वही साई स्क्वायर आर का ग्राफ बना रहे हो, साई स्क्वायर आर का। अब अगेन एस ऑर्बिटल के ग्राफ्स ओरिजिन से शुरू नहीं होंगे। तो देखो एस ऑर्बिटल के ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा 1s ऑर्बिटल के लिए। क्यों? क्योंकि 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितना होता है? 0। लेकिन 1s की जगह अगर आप 2s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाओ, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर फॉर 2s ऑर्बिटल, तो ग्राफ एक्सिस को एक बार टच करेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, टच करेगा और इस तरह से। तो ये हो गया ग्राफ किसके लिए? 2s ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि इसमें रेडियल नोड कितना होता है? 1। अब बस आप बनाते जाओ। 2s की जगह लेट्स से मान लो मैं 4s के लिए बनाता हूं एक बार के लिए।
4s के लिए, तो 4s में आपको 2 रेडियल नोड मिलेंगे। तो जो आपका ग्राफ है वो एक्सिस को 2 बार कट करेगा लाइक दिस। इतनी गलत लिख दिया ना, 3 मिलेंगे ना, 3। 4s में कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ये चलो एक काम करो 3s ही बना दो यार, छोड़ो। तो 2 रेडियल नोड है, तो देखो ग्राफ जो एक्सिस को 2 बार टच करेगा, तो एक बार तो यहां टच कर रहा है और दूसरी बार यहां। कुछ देखने को मिला, सक्सेसिव पीक की हाइट कम हो रही है ना। अगर मान लो आप 4s का ग्राफ बनाते हैं, 4s का ग्राफ वही साई आर वर्सेस आर, तो आपको पता ही है, सॉरी साई स्क्वायर आर, साई आर नहीं साई स्क्वायर आर। तो देखो 4s के लिए आपके पास 3 रेडियल नोड होते हैं, तो ग्राफ एक्सिस को 3 बार टच करता, 1 2 और 3, और सक्सेसिव पीक की हाइट जो है वो क्या होती जाती है? लगातार कम होती जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ये पीक की हाइट कम होने का मतलब क्या है? बहुत आसान है, देखो मैं लिख भी रहा हूं इस पॉइंट को ताकि आप कभी भूलो नहीं कि द हाइट ऑफ सक्सेसिव पीक्स आर डिक्रीजिंग एज, क्यों डिक्रीज हो रही है? एज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस the probability of finding electrons at a point decreases। ठीक है, ध्यान रखना, एट अ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियस है, बताओ न्यूक्लियस पे से एक डिस्टेंस तो ए, एक है बी और एक है सी। एक पॉइंट ए पर मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी साई स्क्वायर ए वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा पास है। न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस और कम होते जाएंगे, साई स्क्वायर बी और कम होगा और साई स्क्वायर सी क्या होगा। तो इसलिए आपके जो सक्सेसिव पीक्स हैं इनकी हाइट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो आप ध्यान रखना, जब साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए और ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाओ। अब आप वही सबके एक साथ बनाऊंगा अब मैं। तो अगर आपके पास वही साई स्क्वायर आर, या ध्यान रखना आपको मोस्टली आर स्क्वायर आर लिखा हुआ मिलता है, ये वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं तो मैं बना रहा हूं या तो 2p हो या 3d हो या 4f हो। इन सब में रेडियल नोड्स कितने होते हैं? 0। इन सब के ग्राफ ओरिजिन से शुरू होंगे और लाइक दिस। फिर उसके बाद आपके पास 3p हो, 4d हो या 5f हो, रेडियल नोड कितना जाता है? 1। तो ग्राफ एक्सिस को एक बार टच करेगा, लाइक दिस, और सक्सेसिव पीक की हाइट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसी तरह देखो, अगर आप ग्राफ वही ना सारे आर स्क्वायर आर के ग्राफ है, आर वर्सेस आर, ऐसे देखो आर स्क्वायर आर वर्सेस आर। अब आपके पास अगर 4p हो, 5d हो या 6f हो तो रेडियल नोड आएंगे तो ग्राफ एक्सिस को 2 बार टच करेगा, लाइक दिस। तो जहां जहां ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहे हैं? आपके रेडियल नोड्स को डिनोट कर रहे हैं। कर सकते हैं, तो ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है। साई आर का ग्राफ बनाया, उससे हमने साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाया। तो साई स्क्वायर आपको क्या बता रहा है? साई स्क्वायर आपको बता रहा है कि न्यूक्लियस से अगर आप आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन बताता है? साई स्क्वायर आर। लेकिन देखो हम एक पॉइंट पर नहीं निकालते, हम निकालते हैं एक पूरे रीजन में। तो अब हमारा अगला स्टेप, पहला स्टेप क्या हो? हमने पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोबेबिलिटी देख ली है, एक पॉइंट पर। अब अगर मैं इस पूरे स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं आगे। तो देखें, जो अपना अगला टॉपिक या अगला टर्म है उसे हम बोलते हैं रेडियल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसे हम लोग प्यार से RPDF बुलाएंगे। क्या होता है तो अभी आप देख ही लोगे, बट RPDF आपको क्या देता है? RPDF, दिस RPDF gives the overall probability of finding electrons in a spherical region of radius r। तो न्यूक्लियस के अबाउट एक स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो कौन डिनोट करता है? RPDF डिनोट करता है। ठीक है, एक सेकंड दें मुझे। चलिए तो देखें, ये आप देखें, ये आपके लिए छोटा डायग्राम में कर रहा हूं। तो ये न्यूक्लियस है, मान लो आपका न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर ये जो आपका पूरा स्फीयर बन रहा है, ये पूरा r रेडियस का जो स्फीयर है, इस पूरे इलेक्ट्रॉन में, पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको कौन बताता है? आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो टर्म्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन निकालो तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको कौन देगा? r²r, या फिर आप इसे सिंपली ψ²r लिख सकते हो। अब ऐसे देखो, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस पूरे स्फीयर के ऊपर, तो उन सारे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? RPDF मिलेगा। तो फॉर्मुलेज याद रखना, ग्राफ याद रखना, इट्स ओके, लेकिन टर्म का मतलब फील आना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ψ²r यहां कोई एक पॉइंट पर आपको प्रोबेबिलिटी देगा, अगर आप इन सारे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो तो आपको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मिलेगी, और वो कौन बताता है? RPDF। तो देखो, उसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो आप क्या करोगे? आप ये मान लो कि भाई न्यूक्लियस से r, देखो दिख रहा है आपको, एक थोड़ा डार्क कलर, एक शेल बना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां बना के दिखा रहा हूं आपको कि मान लो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर आपने एक शेल बनाया, तो ये एक आपने गोला बनाया। अब इससे थोड़ी सी थिकनेस ज्यादा, dr थिकनेस, आपने एक और क्या बना दिया? गोला बना दिया। इस तरह से आपके पास ये एक थिन स्फेरिकल शेल बन गया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट बताओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो आप बोलोगे भाई साहब वो तो ψ²r होती है। तो बस मैं उसी पॉइंट को यूज कर रहा हूं। देखें कि द प्रोबेबिलिटी of finding electron at a distance r from nucleus at a point is, बताओ किसके बराबर होगी? ψ²r के है। अच्छा, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी r, ये ψ²r है, तो मैं इस पूरे स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द थिन स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr, बताओ वो किसकी किलो आ जाएगी? तो अगर एक पॉइंट पर निकालने के ψ²r है, तो इस पूरे शेल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ शेल निकालना पड़ेगा, और इनटू क्या करना पड़ेगा? ψ²r। तो भाई देखो, इस शेल का जो वॉल्यूम है वो क्या बन जाएगा? एरिया इनटू थिकनेस। अब एक स्फीयर का अगर आप एरिया निकालो तो होता है 4πr² इंटू थिकनेस है dr, इंटू बन गया ψ²r। तो देखो, इस स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 4πr² इंटू ψ²r dr।
ये मिली शेल में मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब ये तो शेल में आई, अगर मुझे इस पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द स्फेरिकल रीजन, बताओ वो किसकी इक्वल होगी? तो आप क्या करोगे, ये जो आपका एक्सप्रेशन बना, देखो ये तो इस dr थिकनेस के शेल में दे रहा है, तो ये dr की वैल्यू आप पूरा का पूरा 0 से लेकर r तक में इसको इंटीग्रेट कर लो। तो आप इसे 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करोगे 4 पाई r स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर r को विद रिस्पेक्ट टू dr, मतलब r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो ये जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो आपको क्या दे देगा, इसकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट करने पर मुझे इस पूरे स्फीयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये चीज मुझे यहां पर पता लग जाएगी। ठीक है, अब देखो हम आरपीडीएफ को डिफाइन करें, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, है ना? सुना है ना आप लोगों ने? ऐसा नहीं है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, बताओ मैं जब साइन एक्स को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे आप ये बताओ फंक्शन कौन है, साइन एक्स है या साइन एक्स डीएक्स है? नहीं, साइन एक्स डीएक्स नहीं, फंक्शन तो साइन एक्स है ना। साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करो डीएक्स के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन कौन है, साइन एक्स। जैसे मान लो मैं e की पावर x को इंटीग्रेट करूं तो फंक्शन कौन है, e की पावर x है। ऐसे ही देखो आप यहां पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हो, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r को, तो फंक्शन ये है, इसी को हम बोलते हैं आर पी डी एफ। क्या बोलते हैं, आरपीडीएफ हम इसे बोलते हैं, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आर, तो आपको उस पूरे स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो एक बार फटाफट से इसे कॉपी कर लो, पॉज करो वीडियो को, कॉपी करो। हो गया? तो मैंने अपना काम कर दिया, आपको याद बात नहीं रखना है, आपको याद रखना है ये कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आरपीडीएफ बोलते हैं। तो व्हाट इज आरपीडीएफ? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर आर, या फिर आप इसे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर की को लिखते हो, एंड दिस गिव्स यू ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको दिखाई चुका हूं, सिंपल फॉर्म में। अच्छा, एक और चीज पे फोकस करो, अगर मैं यहां पर r की वैल्यू 0 पुट कर दूं एट r इक्वल टू 0, यानी हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो ध्यान से देखो r इक्वल टू 0 रखते ही आरपीडीएफ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब इस पे कुछ नहीं डिपेंड करा, यहां r का टर्म है, जैसे आपने 0 पुट करा तो आरपीडीएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। कहने का मतलब यह है दैट इज ऑल ग्राफ्स ऑफ RPDF will start from origin। तो जो अभी तक चल रहा था कि भाई साहब एस ऑर्बिटल का ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, आरपीडीएफ के सारे ग्राफ क्या होंगे, ओरिजिन से शुरू होंगे, और वही हर रेडियल नोड पे ग्राफ एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा। तो बस अब अगर ये टच करेगा तो आप टच करवाते चलो और ग्राफ बनाते चलो, और इस बार हमें एस ऑर्बिटल के लिए अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो आप ग्राफ बना रहे हो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर वर्सेस आर के बीच में ऑर्बिटल है 1s या फिर 2p या फिर 3d या फिर 4f। सभी के लिए रेडियल नोड्स कितने हैं, 0। तो 0 रेडियल नोड है तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बनेगा आरपीडीएफ का। ध्यान दें, यहां पर एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं आर मैक्स। क्या बोलते हैं, आर मैक्स। आर मैक्स क्या है, आर मैक्स हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग आती है, इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस where probability of finding electrons, where probability of finding electrons is maximum।
तो वो डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर मैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब 1s की जगह आपके पास 2s हो, 3p हो, 4d हो, 5f हो, तो देखिए यहां से आपको रेडियल नोड मिलेगा एक। तो ग्राफ जो है थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, है ना, कुछ ऐसा बनेगा, एक रेडियल नोड पर टच करेगा। आइला कुछ दिखा? हाँ, पिछले केस में सक्सेसिव हाइट डिक्रीज हो रही थी पीक की, यहां इंक्रीज हो रही है। क्यों? ये काम आपको करना है, आप इसका रीजन ढूंढे, मैं आपसे इसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए तो ये आपके मैंने रिसर्च पॉइंट छोड़ दिया छोटा सा, दिमाग लगाएं और सोचें। ठीक है, दिमाग लगाओ खुद से और सोचो। हिंट मैं देता हूं, वो जो है वो साई स्क्वायर आर या आर स्क्वायर आर आपको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा था, ये जो है आपको एक रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। बस इससे ज्यादा मैं आपको और कोई हिंट नहीं दे सकता। यहां पर सक्सेसिव पीक की हाइट्स क्या होंगी, इस तरह से इंक्रीज होंगी। तो आप देखें इसके लिए ये डिस्टेंस आर मैक्स है और इसके लिए ये डिस्टेंस आर मैक्स है। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं। आपको तीन तरह के ग्राफ बनाया आपने, एक साई वर्सेस आर, एक साई स्क्वायर वर्सेस आर। साई और साई स्क्वायर ग्राफ एस ऑर्बिटल के लिए ओरिजिन से शुरू नहीं होते हैं। आरपीडीएफ के ग्राफ सभी ऑर्बिटल्स के लिए क्या होते हैं, ओरिजिन से शुरू होते हैं। अब आप सिर्फ ग्राफ देखकर ये बता सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल है। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मैंने आरपीडीएफ का एक ग्राफ बनाया, आरपीडीएफ का आर के साथ ग्राफ कुछ ऐसा बना, बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, ऑल पॉसिबल। तो आप देखो 1 2 3 4। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, ओरिजिन को कभी भी नोड में काउंट नहीं करते हैं। ओरिजिन मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होते हैं, तो न्यूक्लियस यानी ओरिजिन कभी भी नोड काउंट नहीं होगा। तो ये नोड नहीं है। 1 2 3 4 4 रेडियल नोड है। तो देखो 4 रेडियल नोड, n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 4। अब देखो अगर s ऑर्बिटल हो तो उसके लिए l 0 होगा, n माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो या तो ये 5s ऑर्बिटल हो सकता है। p ऑर्बिटल हो तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो ये 6p हो सकता है, या फिर ये 7d हो सकता है, या फिर ये 8f हो सकता है। f के ऊपर जनरली हम जाते नहीं, इसलिए 4 पॉसिबल आंसर्स हम लिखेंगे। तो ये 5s भी हो सकता है, 6p भी हो सकता है, 7d भी हो सकता है, 8f, क्योंकि आरपीडीएफ का ग्राफ है ना। साई स्क्वायर का ग्राफ बनाते तो फिर s नहीं होता, क्योंकि साई स्क्वायर का ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। आज जो मैंने आपको सिखाया इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, ग्राफ्स को खुद से बनाने की कोशिश करें। अल्टीमेटली आपको समझ में आ चुका है, करना ज्यादा कुछ नहीं है, रेडियल नोड निकालना है और ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कुछ और चीजें सिखाऊंगा, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। अलग अलग वैरायटी हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।